नमस्कार दोस्तों। जो गद्दार हैं, जो धोखेबाज हैं, जो पीठ में छुरा भोंकते हैं, वो आज दुनिया में सफल होते दिखते हैं। और जो ईमानदार हैं, देश के लिए समर्पित हैं और देश के लिए, समाज के लिए, दुनिया के लिए, भाईचारे के लिए मरते हैं, आज उन्हें विलेन बना के खड़ा कर दिया जाता है और उन पर हमला होता है। जी हां, आज कमोबेश ये हालात देखने को मिल रहे हैं, देश के भीतर भी और देश के बाहर भी। मैं शुरुआत सीधे देश से करता हूं कि देश में जिस तरीके से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव हुआ और उस चुनाव में सबसे बड़ी बात थी, भारतीय जनता पार्टी के पास में पूर्ण बहुमत था। उसको राज्यसभा में बहुमत की दरकार नहीं थी, लेकिन उसने जिस तरह से खेल किया, उस खेल के बाद में अब उसके पास में बहुमत से भी 21 सदस्य ज्यादा है। जी हां, राज्यसभा में 21 सदस्य ज्यादा है, क्योंकि इनमें बहुत सारे सदस्य बेईमानी से जीते गए हैं और बहुत से सदस्य विपक्ष के बेईमानी से हराए गए। यह किस्सा एक बार का नहीं, बार बार का है। तो इसी पर आपसे बात कर रहा हूं। जब राज्यसभा में आज विदाई दी जा रही थी तमाम सदस्यों को जो रिटायर हो रहे हैं, तब मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि वो शायरी के अंदाज में कहते हैं कि जहां पर भी रहिए अपनी छाप छोड़ जाइए, दिखाई दे कि हां आपने कुछ ऐसा किया है। जी, लेकिन वही नरेंद्र मोदी आज ज्ञान दे रहे थे। उनका ज्ञान सबसे ज्यादा जरूरी था और उसे समझने की जरूरत है। देख लीजिए। आदरणीय सभापति जी, कभी कभी किसी समय हम सुनते थे कि सदन में बहुत ही हास्य, विनोद, व्यंग्य का अवसर मिलता रहता है। इन दिनों शायद धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि 24/7 मीडिया की दुनिया ऐसी है कि हर कोई कॉन्शियस रहता है। लेकिन हमारे अठौले जी है जी, सदाबहार है। अब मैं ये इसलिए आपको सुना रहा था कि नरेंद्र मोदी जब यह कह रहे थे कि हास्य की दुनिया, तो इस देश के तमाम कार्टूनिस्ट, तमाम सारे कार्टूनिस्ट के खिलाफ एक्शन लिए गए हैं, एफआईआर दर्ज की गई है और तमाम एक्शन लेकर के वो किया जाता है, क्योंकि वो हास्य करते हैं, वो बना देते हैं सच्चाई का एक कार्टून। तब हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू याद आते हैं, जिनके खिलाफ जो तत्कालीन कार्टूनिस्ट थे, शंकर जो हिंदुस्तान टाइम्स के थे, उन्होंने एक कार्टून बनाया था और गधे की तरह से पंडित नेहरू को दिखाया था। पंडित नेहरू ने बुरा मानने की बजाय उन्हें फोन किया और कहा कि इस गधे के साथ एक कॉफी पीना पसंद करेंगे। बेचारे शंकर घबराए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं गाड़ी भेज रहा हूं। और उन्होंने गाड़ी भेजी और शंकर को बुलाया और कॉफी पिलाई। फिर कहा कि आपको यदि मैं लगा हूं कि मैं कार्टून जो आपने बनाया है कि गधे जैसा हूं, तो निश्चित रूप से मुझे यह बताइए कि कम से कम मैं सुधार कर सकूं। कहां आपको ऐसी कमी लगी? शंकर झेप गए थे। पंडित नेहरू ने कहा नहीं, आपसे मेरा हाथ जोड़ के आग्रह है कि आप मुझे मेरी कमियां बताते रहिए, इस तरह से कार्टून बनाते रहिए और बताते भी रहिए, जिससे मैं उन्हें सुधार सकूं। जी हां, यह बड़ापन होता था। आज की यह स्थिति है कि नरेंद्र मोदी के लिए कहीं कोई राहुल गांधी के खिलाफ 36 मुकदमे हैं। एक दो नहीं, 36। काहे के? मानहानि के। किस बात की मानहानि के? कि उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जो इन्हें खराब लग गया। क्यों लग गया इसका कारण नहीं है। क्या अमित शाह तड़ीपार नहीं थे? क्या उन पर हत्या का आरोप नहीं था? सब कुछ था। राहुल गांधी ने इसको कहा तो साफ हो गया। देश में रेप की घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं, राहुल गांधी ने उसको लेके कहा कि महिलाओं की सुरक्षा
कम हुई है, तो उस पर हो गया कि साहब राहुल गांधी तो देश को रेपिस्ट कह रहे हैं। और इसी तरीके से उन्होंने जब सावरकर के माफी वीर होने की बात कही तो उस पर मुकदमा हो गया। जब उन्होंने मोदी जो भाग गए थे, तमाम सारे मोदी, आज भी मेहुल चौकसी, नीरव मोदी और ये मोदी, ललित मोदी और ये सब, इस पर कहा तो मुकदमा हो गया, सजा सुना दी गई। और इसी तरीके से तमाम मसले आए। बहरहाल राहुल गांधी नहीं डरते। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने वहां पर यह भी बता दिया कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी के दोहरे चेहरे हैं। बड़े प्यार से बताया, इतने प्यार से बताया, नरेंद्र मोदी के मुंह बन गया। वो ज्ञान देने लगे, जब ज्ञान दे रहे थे तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ज्ञान मुझे मत दो, खुद समझो। और जब वो ये बताते हैं, उन्होंने धीरे से देवेगौड़ा को भी बता दिया कि आपका चरित्र क्या है, कि मोहब्बत हमसे और शादी मोदी से। तो इस तरह से करके जब सच बताते हैं तो यही एक बड़ा अच्छा तरीका होता है। तो उसी संसद में एक अच्छा तरीका देखने को मिला नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का। राहुल गांधी से मिलने ट्रकर्स आए थे और अपनी समस्याएं बता रहे थे कि किस किस तरीके से यदि इसमें सुधार हो तो कुछ हो जाए। राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका गांधी को साथ में लिया और उन सारे ट्रकर्स को लेकर के सीधे नितिन गडकरी के कमरे में घुस गए और वहां जाके बैठ के उनके साथ चर्चा की और बताया कि देखिए ये सब इतनी समस्याएं झेल रहे हैं, इनकी समस्याओं का समाधान निकालना आपका कर्तव्य है और उसको कीजिए। तो राहुल गांधी ने इस तरह से करके देश को एक यह भी संदेश दिया, देख लीजिए। तो यह है कि राहुल गांधी ने इस तरीके से यह भी बताया कि इनकी समस्याओं का समाधान इसलिए होना है कि अपनी जिंदगी पर खेल के सड़क पर अपनी 90% जिंदगी सड़क पर गुजार देते हैं, इनके बारे में सोचिए। राहुल गांधी ने सवाल किया गिग वर्कर्स के बारे में कि इनको बीमा दिया जाए राष्ट्रीय स्तर पर और इनके लिए किया जाए जो नरेंद्र मोदी ने वायदा किया था 2024 के घोषणा पत्र में। तो आज तक उसका कोई जवाब नहीं, और जो जवाब आया वो ऐसा आया कि कहीं कुछ है ही नहीं उनके लिए, योजना ही अब तक नहीं है। तो अब आप सोच लीजिए 2 साल बीतने के बाद योजना तक नहीं, ये हालत हो तो आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का सारा पूरा नैरेटिव झूठ पर टिका है। तो उसी तरह से वो सबके जीवन से खिलवाड़ करते हैं। तो ऐसी दशा में जब राज्यसभा का चुनाव होता है, क्योंकि कोई भी बिल पास कराने के लिए राज्यसभा भी जरूरी है, तो राज्यसभा में इतना बहुमत कर लिया है कि अब विपक्ष वहां पर भी कोई बिल रोक नहीं पाएगा। उसके लिए सारी साजिशें रची गई। आपको याद होगा अभी 2022 में ही हरियाणा में चुनाव हुआ था और किस तरह से एक शराब माफिया का बेटा कार्तिक शर्मा जो है गद्दारों के बूते जीत गया चुनाव और पहुंच गया राज्यसभा। राज्यसभा में आज तक उसका क्या योगदान है आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन पहुंच गया। तो इसी तरीके से होता है। तो जब अभी चुनाव हो रहा था तो बिहार में हो, उड़ीसा में हो, हरियाणा में हो, भाजपा ने तीनों जगह एक्स्ट्रा कैंडिडेट अपने उतार दिए, जबकि विपक्ष वहां पर सीट निकालने की स्थिति में था। तो कैसे जीतेंगे? वही तरीका, खरीद फरोख्त और ये सारे धंधे। तो किसी को डरा कर, किसी को धमका कर, किसी को रिश्वत देके, किसी को कुछ करके हॉर्स ट्रेडिंग की गई। उड़ीसा में 3 सदस्य जो किए गए, इसमें ट्रैक किए गए, उनके आप समझ ले, उनका नाम आप जानते ही हैं कि कांग्रेस की जो वहां पर एक महिला विधायक है, पहली मुस्लिम महिला विधायक है, कांग्रेस ने बनाया, वो सोफिया फिरदौस, जो पढ़ी लिखी थी। राहुल गांधी चाहते थे कि इन्हें आगे बढ़ाया जाए, ये वहां की ही राजनीति नहीं राष्ट्रीय राजनीति तक आ गया है। उनके पिता रियल एस्टेट का काम करते हैं, उनके पिता को भी कांग्रेस ने ही पहली बार विधायक बनाया था। तो मुस्लिम समाज के व्यक्ति को उस हिंदू सीट से
जहां हिंदू बाहुल है वहां से कैसे जीतने में मदद कराई, और उसके बाद में वो वहां से विधायक बने थे। फिर वो अयोग्य हुए क्योंकि उनके ऊपर यह आरोप लगा कि उनके खिलाफ जो केस थे उसको उन्होंने छिपाया था और उसमें उन्हें सजा हुई। तब उसके बाद में उन्होंने आग्रह किया कि उनकी पढ़ी लिखी बेटी है, स्वाभाविक सी बात है उसे बनना चाहिए था। वो बनी, लेकिन उसने चंद दिनों में ही यह दिखा दिया कि वो असल में धोखेबाज है, गद्दार है, कौम की भी और देश की भी, और देश के जो भाईचारा है उसकी भी। क्योंकि भाईचारा कौन खत्म करता है? मुसलमानों पे हमला कौन कर रहा है? कौन किस तरह से कर रहा है? तो भाजपा के कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं, उस बीजेडी के को नहीं दे रहे हैं जो बीजेडी कांग्रेस के साथ अब मिलके वहां पर भाजपा को उखाड़ने के लिए तैयार है। तो जब यह स्थिति हो तो अब आप सोचिए कि वो किसका काम कर रहे हैं। तो यह किया। उनके साथ में दो और विधायक थे, जो विधायक थे उनके भी समझ लीजिए, एक गंजम से विधायक है रमेश जेना गणपति, और मोहना के विधायक हैं दशरथी गोमांगो। ये दोनों पिछड़ी आदिवासी जातियों से आते हैं। इनके लिए राहुल गांधी जान देते हैं और ये लोग इस तरह के काम करते हैं। तो सोचिए आप कितना बड़ा गुनाह है, इससे ज्यादा पीठ में क्या झोंकेंगे। बहरहाल कांग्रेस ने इन तीनों को सस्पेंड कर दिया है, आगे की कार्रवाई होगी। इसके अलावा दूसरा आता है कि जिस तरीके से हरियाणा में होता है, हरियाणा में हरवाने के लिए, जबकि उन्हें बहुत सारे विधायकों को ले जाया गया, हिमाचल में रखा गया, पूरा ट्रेनिंग दी गई कैसे कैसे आपको वोट करना है, गलत नहीं होने देना है, क्या करना है, और इसके बाद भी यह स्थिति हुई। 5 विधायकों ने तो सरेआम क्रॉस वोटिंग की। अब 5 के जो नाम सुनेंगे आप अपने आप में आश्चर्य करेंगे कि यह लोग हैं। जी हां, ऐसे ही लोग हैं। तो आप इनके नाम सुन लीजिए कि ये कौन लोग हैं। इनमें नारायणगढ़ से विधायक है शैली चौधरी, ये गुर्जर समाज से आते हैं और इनको कांग्रेस ने वहां से मौका दिया। इनके पति को भी बनाया था, इनके पति कार्यकारी अध्यक्ष थे पार्टी के हरियाणा में, और इसके बाद इसने यह किया। उसके बाद में पुराना के विधायक है मोहम्मद इलियास, आप सोचिए, और इसके बाद में हथीन से विधायक है मोहम्मद इजराइल। और इस तरह से ये दोनों मोहम्मद इस्राइल और पुराना के विधायक इलियास, इन दोनों ने जहां पर मुसलमानों के ऊपर बड़े हमले हो रहे थे और मेवात से लेके सबको जिस तरीके से लांछित किया जाता है, वहां के लोगों को मारा जाता है, और ये जाके भाजपा के जो प्रदेश उपाध्यक्ष निर्दलीय के तौर पे लड़ रहा था, भाजपा समर्थित सारे वोट दे रहे थे, वहां ये है जाके भाजपा के कैंडिडेट को वोट देते हैं। इतने में बिक गए, अपनी कौम को बेच डाला, सबको बेच डाला। इसके बाद में सढौरा से विधायक हैं, दलित समाज से ही आती हैं, रेणु बाला, इन्होंने यही काम किया। और इसी तरीके से एक और है जनरल सिंह। तो अब आप सोचिए, इस तरह से इन विधायकों ने जो काम किया वह अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है, और जब यह दुर्भाग्यपूर्ण हो तो समझ में आता है। बहरहाल जो शैली है, इनके पति को पता चल गया कि अब तो एक्शन होगा, इन सबको नोटिस जारी करे गए। तो अब इन्हें जब यह समझ में आ गया तो भागने लग गए। वो तो तुरंत पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देना चाहिए था विधानसभा से, यदि इतनी हिम्मत है, और लड़िए आप। आपको कांग्रेस ने जब टिकट दिया, आप देखिए, ये वो है जिन्होंने इसी सैनी जो वहां का मुख्यमंत्री है उसे हराया था कांग्रेस के बूते। आज यह स्थिति है, वही सैनी वहां पर पहले एमएलए होता था। तो यह सोचिए, जब कांग्रेस के बूते आप यह कर ले रहे हैं, इनके पति को उसने हराया था और अब ये इस तरह की हरकत करते हैं, तो यह अपने आप में इस बात का सबूत है कि ये कैसे लोग हैं। इसके बाद में बिहार में आप देखिए, बिहार में आरजेडी का उम्मीदवार था
वहां पर आरजेडी के ही फैसल रहमान वो दगा कर जाते हैं, पीठ में छोरा भोग देते हैं। उसके अलावा कांग्रेस से मनोज विश्वास, मनोहर प्रसाद सिंह और सुरेंद्र कुशवाहा। अब आप सोचिए, वहां पर भी बीजेडी के भी विधायकों ने गड़बड़ की है, 8 विधायकों। कितना बिकाऊ वो किया जा रहा है। ये लोग हैं, ये क्या आपको संभालेंगे, आपकी कौम को संभालेंगे? तो वही है कि अब कांग्रेस पार्टी ने कहा हम बख्शेंगे नहीं, क्योंकि बहुत हो चुका। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव था, तब समाजवादी पार्टी के 5 विधायकों ने इसी तरीके का काम किया था मनोज पांडे के नेतृत्व में, और जब वो हुआ था निश्चित रूप से गुनाह था। अब जब असम के चुनाव की घोषणा हो चुकी है 5 राज्यों के, और जब हो चुकी है, ऐसे में असम में जो कांग्रेस के बारदलोई है, सांसद है प्रद्युम्न बारदलोई, जिनको कांग्रेस ने सब कुछ दिया, वो और उन्हें वहां की जो बनानी है पूरी घोषणा पत्र, उसका चेयरमैन भी बनाया, वो शख्स अचानक रात को इस्तीफा दे देता है और अगले दिन बीजेपी का हो जाता है। जी हां, शर्म नहीं आती कि वहां की जनता ने विश्वास करके आपको इसलिए जिताया था क्योंकि आप कांग्रेस के बूते हैं, जबकि भाजपा पूरी ताकत लगाई थी, लेकिन तब आपको जिताया जनता ने और आपने ये दगा किया। इसी तरीके से वहां पर उपाध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के नवज्योति तालुकेदार, इन्होंने भी इसी तरीके से किया और इस्तीफा दे दिया। इसके पहले आप देख चुके हैं वहां के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे भूपेंद्र कुमार बोरा, वो तो बिक गए और उन्होंने सार्वजनिक तौर पे स्वीकार भी कर लिया, हां वो 20 करोड़ में बिक गए। 50 करोड़ का उन्होंने ही सौदा किया था कि हम तमाम और लोग भी तोड़ के लाएंगे, और उसी कड़ी में ये खेल हुआ है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस देश के लिए लड़ रही है और भाजपा भ्रष्टाचार के लिए लड़ रही है। वो भ्रष्टाचारियों को इकट्ठा कर रही है, बिकाऊ माल इकट्ठा कर रही है। यह हो रहा है, दुनिया में भी यही। जिस तरह से आप देखें लारीजानी की हत्या की गई, अमेरिका ने जिस तरीके से यह किया, कैसे किया? क्योंकि वहां पर भी दगा करने वालों ने इन्फॉर्म किया, सूचना दी, क्योंकि अब मोसाद का जासूसी तंत्र वहां काम नहीं कर पा रहा है, सीआईए काम नहीं कर पा रहा है, तो ये किया जा रहा है। इसके पहले आप देखिए वहां के सर्वोच्च धर्मगुरु, सर्वोच्च नेता खामनेई साहब की इसी तरह से हत्या की गई, बच्चों को मार डाला गया, सब कुछ गुनाह हुए। इतने गुनाह हुए क्योंकि इन गद्दारों के कारण, लेकिन फिर भी बहादुर लड़ रहे हैं। इसके बाद नरेंद्र मोदी की नीतियों के कारण भारत लगातार अपमानित हो रहा है, दुनिया में हो रहा है, और उसके अपमान की यह स्थिति है, आप ये जान लीजिए कि लगातार अमेरिका अपमानित कर रहा है। तो अब अमेरिका जो कहता है, वो ताजमहल की फोटो लगा के और कहता है कि भारत उनका एलाइन है। अब आप सोचिए, भारतीयों को एलाइन बुला रहे हैं, एलियन बुला रहे हैं। अब भारतीयों को एलियन बुला रहे हो और आप कहें कि ये बड़े अच्छे हैं, उसके बाद में कह रहे हो भारत को एब्यूजर कह रहे हो, एक्सप्लॉइटर कह रहे हो, और इसके बाद भारत विरोधी ट्रेड डील हो रही हो। 90 बार नरेंद्र मोदी को सीज फायर को लेकर के न जाने क्या क्या कह दिया, भारत की स्वाधीनता का मखौल उड़ाया गया, रूस से तेल खरीदने की इजाजत जो है उसने कहा हम दे रहे हैं तब खरीद पाएगा, और इस तरीके से तो अब भाजपा के देश के सम्मान के मसले पर चुप्पी साध जाता है। लेकिन जब वही अमेरिका में रिपोर्ट पेश होती है कि किस तरह से आरएसएस और रॉ मिल करके इस देश के अंदर और देश के उधर सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं, किस तरीके से अल्पसंख्यकों पर हमला कर रहे हैं, तब विदेश मंत्रालय से लेके भाजपा से लेके सब बौखलाने लगते। जी हां, यह सत्य है, क्योंकि गद्दारों को तब तकलीफ होती। तो ये स्थिति हो तो आप बताइए कैसे लड़ाई? इतनी कठिन लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है,
देश के लिए, आपके लिए। लेकिन वो तो पूंजी और भ्रष्टाचार के लिए लड़ रहे हैं, जनता के लिए नहीं। जी हां, यह सत्य है। जय